हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का एक चैप्टर कंडीशंस एंड वारंटीज़। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जब किया जाता है तो वहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्पटर एप्लीकेबल होता है, लेकिन कुछ केसेस में ये अप्लाई नहीं होता क्योंकि बहुत बार जो सेलर एस्टिमेशन देता है सेलिंग के लिए उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि या तो वो अपना ओपिनियन दे रहा होता है गुड्स के लिए और या फिर वो बायर को इंड्यूस करता है। दो ऑप्शन हो सकते हैं सेलर के पास, या तो वो अपना ओपिनियन देता है और या फिर वो क्या करता है, इंड्यूस करता है बायर को गुड्स को परचेज़ करने के लिए। तो अगर वो एस्टिमेशन दे रहा है गुड्स का तो बायर को अपने गुड्स को परचेज़ करने के लिए खुद की तसल्ली के लिए सेलर के गुड्स को चेक करना चाहिए। लेकिन अगर सेलर इंड्यूस कर रहा है परचेज़र को गुड्स परचेज़ करने के लिए तो बायर उसकी कंडीशंस के बिहाफ पर वो गुड्स परचेज़ कर लेता है। और ऐसे केस में अगर सेलर ने गुड्स की क्वालिटी की तरफ कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया है तो वहाँ बायर उस सेल कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके अपने गुड्स को, अपने प्राइस जो उसने सेलर को दिया है वो उसको वापस ले सकता है। तो ये जो पॉइंट है ये क्या आता है यहाँ पर, स्टिपुलेशन की कोई भी क्लेम जो सेलर के थ्रू बनाया गया है फॉर द सेल ऑफ गुड्स जिससे कि बायर इंड्यूस हो सकता है उन गुड्स को ख़रीदने के लिए, तो वो जो कंडीशंस हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्टिपुलेशंस बोलते हैं। और वो स्टिपुलेशन सेलर के बिहाफ पर, सेलर के पार्ट पर लायबिलिटी क्रिएट करती हैं, क्योंकि अगर उसने वो स्टिपुलेशन पूरी नहीं की तो बायर उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी करा सकता है, अपने पैसे भी वापस ले सकता है और डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है। तो जो इसमें स्टिपुलेशंस की डिस्कशंस हो रही हैं वो स्टिपुलेशंस आपकी दो तरीके की होती हैं। एक होती है कंडीशन और दूसरी होती है वारंटी। कंडीशन एंड वारंटी। कंडीशन क्या है? कंडीशन वो मेन जो स्टिपुलेशन है, जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो मेन पर्पस है जिसके ना होने से कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कराया जा सकता है, यानी गुड्स का जो मेन पार्ट है। अगर बायर ने कॉन्ट्रैक्ट किया सेलर के साथ कि मुझे कुछ गुड्स खरीदने हैं और वो गुड्स ही उसको प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे तो वो मेन पर्पस हो गया। तो मेन पर्पस की वजह से अगर वो पूरा नहीं हो पाता है तो बायर अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा सकता है। बट वारंटी एक ऐसी स्टिपुलेशन है जो मेन पर्पस के लिए कोलेट्रल है, यानी उसके पूरा न होने से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करा सकता बायर, सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकता है। तो अगर कंडीशन पूरी नहीं होती है तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है, कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और अगर वारंटी पूरी नहीं होती है तो सिर्फ क्या क्लेम कर सकता है बायर, डैमेजेस क्लेम कर सकता है। तो ये चीज़ डिफरेंस है इसका मेन। तो ये आपको याद रखना है कि कंडीशन और वारंटी में मेन जो डिफरेंस ऑफ पॉइंट है वो क्या है। अब अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, राम गोज़ टू अ हॉर्स ट्रेडर एंड सेज दैट ही वांट्स टू बाय अ हॉर्स दैट कैन रन एट 40 किलोमीटर पर आवर। राम एक हॉर्स ट्रेडर के पास गया और उसने कहा कि उसको ऐसा घोड़ा खरीदना है जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगा। ट्रेडर ने उसको हॉर्स दे दिया और उसने कहा कि हॉर्स विल रन एज़ पर राम्स रिक्वायरमेंट। हेयर द हॉर्स बीइंग फास्ट इनफ टू रन 40 किलोमीटर पर आवर, जो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागने की जो कंडीशन है वो कैसी कंडीशन है, एसेंशियल कंडीशन की। उसको तेज़ भागने वाला घोड़ा चाहिए। अगर उसका घोड़ा तेज़ भागने वाला नहीं है, सिर्फ 20 किलोमीटर ही भाग पा रहा है, तो राम डैमेजेस तो क्लेम कर ही सकता है बट अपना कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल करा सकता है, क्योंकि उसने जो स्पीड का जो पॉइंट रखा था वो स्पीड का जो पॉइंट है वो मेन पॉइंट है, मेन पर्पस है। तो अगर मेन पर्पस ही पूरा नहीं होगा तो वो उस घोड़े का कुछ नहीं कर सकता, उसको वो घोड़ा उसके किसी भी काम का नहीं है। तो वहाँ पर वो क्या होगा, कंडीशन होगा। तो वहाँ कंडीशन की अगर ब्रीच हो जाती है तो ब्रीच ऑफ कंडीशन विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसी एग्जांपल में अगर हम ये कहे कि एक पर्सन हॉर्स ट्रेडर के पास गया और उसने कहा कि उसको एक अच्छा घोड़ा चाहिए, और ट्रेडर ने उसको हॉर्स दिया और कहा कि ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग सकता है। लेटर बाद में उसे पता चला कि ये तो सिर्फ 30 किलोमीटर की स्पीड से भाग रहा है। तो यहाँ पर जो ट्रेडर ने जो कमिटमेंट किया वो एक वारंटी थी, एसेंशियल कंडीशन नहीं थी, क्योंकि जो बायर है उसने भी जो कंडीशन लगाई थी वो ये थी कि अच्छा घोड़ा चाहिए, उसने कोई स्पीड का स्पेसिफिकेशन नहीं दिया था। तो यहाँ पर उसको कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का राइट नहीं मिलेगा, यहाँ उसको सिर्फ डैमेजेस क्लेम करने का राइट ही मिल पाएगा। तो इसी बेस पर जब हम कंडीशन और वारंटी के बीच में डिफरेंस चेक करते हैं तो किस तरह के डिफरेंसेस कंडीशन और वारंटी में आपके बन सकते हैं, देखिए कंडीशन एंड वारंटी।
कंडीशन आपका क्या है, मेन पार्ट है, और वारंटी आपका क्या है, कोलेटरल पार्ट है, सेकेंडरी। रेमेडीज़ क्या क्या अवेलेबल है, अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन होती है तो आप क्या कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी करा सकते हो एंड प्लस डैमेजेस भी ले सकते हो। लेकिन अगर वारंटी के केस में कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है तो वहाँ पर आप सिर्फ क्या कर सकते हो, डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराने का राइट आपके पास नहीं होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है लीगल इफेक्ट, कि जहाँ पर आपकी कंडीशन का ब्रीच हो जाता है वहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू बी लीगल, वहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्ट लीगल नहीं रहता है। लेकिन जहाँ पर ब्रीच ऑफ वारंटी होता है वहाँ पर कोई भी लीगल इफेक्ट के ऊपर प्रॉब्लम नहीं आती है, आपका कॉन्ट्रैक्ट पहले की तरह ही लीगल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होता, सिर्फ डैमेजेस के लिए क्लेम किया जाता है। तो इस तरह से हम कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन और वारंटी में डिफरेंस कर सकते हैं। अब एक पॉइंट इस चैप्टर में आता है, इस टॉपिक में आता है कि व्हेन डज अ कंडीशन बिकम्स अ वारंटी, व्हेन डज अ कंडीशन बिकम अ वारंटी, कि कब एक कंडीशन वारंटी में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो आपको देखना है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि जब कंडीशन वारंटी में किस तरह से कन्वर्ट हो सकती है, कि जब जो बायर है वही कहे कि मुझे कंडीशन वेव करानी है। पहला पॉइंट आता है वेवर ऑफ कंडीशन बाय बायर, वेवर ऑफ कंडीशन बाय बायर, कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में अगर सेलर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में अगर सेलर कंडीशन फुलफिल करने में सक्सेसफुल नहीं होता है तो बायर क्या करता है, अपनी इच्छा अनुसार, अगर उसकी इच्छा है तो वो कंडीशन को वेव करा सकता है और सेलर को कह सकता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो और मुझे उससे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। तो वहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कैंसिल कराएगा, तो वहाँ पर वो क्या कर सकता है कि ही कैन ओनली क्लेम फॉर डैमेजेस, तो वहाँ पर वो वेवर कर सकता है उस कंडीशन का, तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा। अगर हम एक एग्जांपल के फॉर्म में लें कि राम ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया 500 बेल्स ऑफ कॉटन बेचने का हरी को 15 जनवरी को, और लेटर उसने ये कंसिडर किया डिलीवरी बाय दैट डेट टू बी अ कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, उसने ये कहा कि 15 जनवरी तक मेरे पास किसी भी हालत में सामान पहुंच जाना चाहिए। लेकिन वो जो सामान है वो कितने डेट को पहुंचा पाया, 18 जनवरी को। तो जो हरी है उसने ये कहा कि मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, और उसने 18 जनवरी को भी एक्सेप्ट कर लिए। तो जब उसने गुड्स एक्सेप्ट कर लिए तो इसका मतलब अब वो ब्रीच ऑफ कंडीशन को नहीं मान रहा है, उसने कंडीशन को वेव कर दिया है, और ऐसे केस में वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का राइट खो चुका है। और अगर 3 दिन लेट होने की वजह से उसको कोई नुकसान हुआ है तो उस केस में वो डैमेजेस के लिए ज़रूर क्लेम कर सकता है। ठीक है, तो कुछ केसेस में तो बायर खुद ही अपने आप कंडीशन को वेव कर देता है, और कुछ केसेस में कंपलसरी ट्रीटमेंट भी होता है ब्रीच ऑफ कंडीशन का एज ब्रीच ऑफ वारंटी। कुछ कंडीशंस ऐसी भी हो जाती हैं जहाँ पर हमें कंपलसरीली इसको करना पड़ता है, जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट आपका डिविजिबल ना हो, कि कुछ पार्ट कॉन्ट्रैक्ट का पूरा हो गया है और कुछ पार्ट कॉन्ट्रैक्ट का बाकी है। जैसे कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर किसी ने कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दिया था और कुछ पार्ट कंप्लीट हो गया, 2 कमरे बन गए और 1 कमरा रह गया, तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करा सकते, वहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट तो कंप्लीट करना ही होगा। अगर कुछ नुकसान हुआ है तो आप डैमेजेस ज़रूर वहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। इसी कंटेक्स्ट में आगे एक पॉइंट आता है आपका इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज। इम्प्लाइड कंडीशंस, अब इम्प्लाइड कंडीशंस क्या होती हैं, एक तो होती है आपकी एक्सप्रेस आइटम्स और एक होती है इम्प्लाइड। एक्सप्रेस कंडीशंस और वारंटीज़ वो होती हैं जो एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट बायर और सेलर के बीच में सेट की गई हैं बाय इन रिटन फॉर्म और इन ओरल फॉर्म, किसी भी फॉर्म में अगर वो डिस्कस की गई हैं, डिसाइड की गई हैं। लेकिन जो इम्प्लाइड कंडीशंस और वारंटीज़ होती हैं वो इस तरह की कंडीशंस एंड वारंटीज़ होती हैं जो बोल कर या लिख कर नहीं बताई जाती, जो कॉन्ट्रैक्ट के बिहेवियर में होती हैं। ठीक है, तो हम इसके एग्जाम्पल करते हैं, उनसे ये क्लियर होगा। फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है आपका कंडीशन एज टू टाइटल ऑफ गुड्स। कंडीशन एज टू टाइटल ऑफ गुड्स, ये ध्यान रखना, ये किस तरह की कंडीशंस है, इम्प्लाइड। तो हमने मानना है, किस तरह की चीज़ माननी है कि अगर एक सेलर गुड्स को बेच रहा है बायर को, तो ये अज्यूम्ड होता है, ये इम्प्लाइड होता है कि उस सेलर को उन गुड्स को बेचने का राइट है।
यानी वो उस चीज़ का ऑनर है। और ज़रूरी नहीं कि ऑनर ही सेल कर सकता है गुड्स, अगर किसी मालिक ने अपने किसी पर्सन को एजेंट बना रखा है तो वो एजेंट भी उसके बिहाफ पर गुड्स को सेल कर सकता है। तो जब भी कोई गुड्स सेलर बेच रहा है तो ये अज्यूम किया जाता है बाहर की तरफ से कि वो उस गुड्स को बेचने का राइट रखता है और वो उसका मालिक है। और अगर उसके पास उसका सही टाइटल नहीं है तो ये सेलर की ड्यूटी होती है कि वो बताए कि ये गुड्स मेरे नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं इनको बेच रहा हूँ। तो इस तरह की कंडीशंस हो सकती हैं यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेल बाय डिस्क्रिप्शन। सेल बाय डिस्क्रिप्शन मतलब कि अगर बायर ने गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करने से पहले सेलर को ये डिस्क्राइब किया था कि उसे किस तरह के गुड्स चाहिए, तो अगर सेलर को डिस्क्राइब कर दिया गया है तो सेलर को ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह का सैंपल उसने दिखाया था, जिस तरह का बायर ने डिस्क्रिप्शन दिया है, उसी तरह के गुड्स को उसने सप्लाई करना है। ये इम्प्लाइड कंडीशन होती है। इसको बोलकर या लिखकर बताने की ज़रूरत नहीं है कि बायर अगर बता कर गया है कि मुझे इस तरह की चीनी चाहिए तो आपको उसी तरह की चीनी उसको देनी है, आप चेंज नहीं कर सकते उसको। और अगर आप चेंज करते हो तो बायर को ये राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी कराए और डैमेजेस भी ले। इसी कॉन्टेक्स्ट में नेक्स्ट पॉइंट आता है क्वालिटी एंड फिटनेस। क्वालिटी एंड फिटनेस में भी वही सेम है कि जिस तरह की क्वालिटी बायर ने एक्सप्रेस की है कि इस तरह की क्वालिटी के गुड्स उसको चाहिए, तो इट इज़ अगेन एन इम्प्लाइड कंडीशन कि सेलर को उसी तरह के गुड्स, क्वालिटी ऑफ गुड्स उसको सप्लाई करने पड़ेंगे। लेकिन अगर उसकी एक्सपेक्टेशंस पर वो गुड्स उसी क्वालिटी के नहीं मिलते हैं तो वो क्या कर सकता है, उसको बता सकता है कि उसको इस तरह के गुड्स चाहिए थे और आपने उस तरह के गुड्स उसको प्रोवाइड नहीं किए। तो डिपेंड अपॉन कंडीशंस कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी करा सकता है और उसको आगे भी चला सकता है इफ़ ही वांट्स टू। अगर उसको एक्सेप्ट कर लेगा, जैसे अभी हमने पिछले एग्जांपल में देखा था, अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के राइट को खो देगा और सिर्फ उसको डैमेजेस क्लेम हो पाएंगे। तो एक अगर हम एग्जांपल देखें प्रीस्ट वर्सेस लास्ट का, एक पर्सन ने हॉट वाटर बॉटल खरीदी एक केमिस्ट से। जब उसको यूज़ करने लगा तो बॉटल बर्स्ट हो गई और उसकी वाइफ को बर्न इंजरीज हो गई उस बॉइलिंग वाटर से, क्योंकि इस बॉटल में गर्म पानी था। तो कोर्ट ने केमिस्ट को लायबल किया डैमेजेस देने के लिए, क्योंकि इम्प्लाइड कंडीशन होती है कि जब आप हॉट वाटर बॉटल ले रहे हैं तो उसमें इम्प्लाइड कंडीशन होती है कि बॉटल उस टेम्परेचर को मेंटेन कर सके और किसी भी तरह की इंजरी उससे ना हो। तो इम्प्लाइड कंडीशंस होती हैं, तो वहाँ पर उसको डैमेजेस क्लेम करने का राइट मिल सकता है। इसी तरह से है कंडीशन एज टू सेल बाय सैम्पल। तो सैम्पल मतलब कि जिस तरह जब बायर परचेज़ करने जाता है तो बायर को एक सैम्पल दिखाया जाता है गुड्स का, तो जब सेलर सेल कर रहा है तो भी वो गुड्स उसी सैम्पल के अकॉर्डिंग होने चाहिए, कॉरेस्पॉन्ड टू द सैम्पल। और जो बायर है उसको रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो कंपेयर कर सके जो उसने सैम्पल देखा था और एक्चुअली में जो गुड्स उसको सप्लाई किए गए हैं, वो उन दोनों को कंपैरिजन कर सके। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए, कोई डिफेक्ट उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए जो नेक्ड आई से हम ना देख पाएँ। और अगर ऐसा है तो ये इम्प्लाइड कंडीशन होती है सेलर पर कि ये सेलर उसको डिस्क्लोज़ करे कि अगर कोई ऐसा उसमें डिफेक्ट है जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, जो उसका इंटरनल डिफेक्ट है, तो वो उसको एक्सप्लेन करने की इम्प्लाइड कंडीशन सेलर पर रहती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कंडीशन एज टू यूसेज ऑफ ट्रेड। अब ये भी इम्प्लाइड कंडीशन है कि जो ट्रेड कस्टम्स यूज़ किए गए हैं वो भी बिल्कुल सही यूज़ किए गए हैं। कि जो हम बायर अगर परचेज़ करने गया है और वो ये अज्यूम करता है कि ये गुड सेलर ने ही प्रोड्यूस किए हैं, तो वो ऐसा होना चाहिए। अगर सेलर ने कहीं से ख़रीद के ट्रेडिंग कर रहा है तो वो उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा पहले कि वो ऐसा कर रहा है। अदरवाइज़ ये मान के चला जाता है कि सेलर अगर बेच रहा है कोई ऐसी चीज़ें हैं जो सेलर प्रोड्यूस कर सकता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग में आ रहा है। उसके बाद आती हैं आपकी इम्प्लाइड वारंटीज़। ये तो थी कुछ इम्प्लाइड कंडीशंस, और उसके बाद आती हैं आपकी इम्प्लाइड वारंटीज। इम्प्लाइड वारंटीज़ में क्या होता है, पहला आता है इसमें आपके पास क्वाइट एंड पीसफुल क्वाइट एंड पीसफुल पोजेशन। क्वाइट एंड पीसफुल पोजेशन में क्या होता है कि देखिए, क्वाइट एंड पीसफुल पोजेशन का मतलब है कि जब एक बायर गुड्स ख़रीदता है तो उस केस में उसको ये राइट होता है कि वो उसको पीसफुली पोजेस कर सके और यूज़ कर सके और एंजॉय कर सके अपने प्रोडक्ट्स के साथ।
अगर उसका ये राइट डिस्टर्ब किया जाता है तो वो सेलर के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है और अपने डैमेजेस भी ले सकता है। सेकंड पॉइंट आता है इसमें फ्रीडम फ्रॉम चार्ज, कि कोई भी प्रोडक्ट जो बायर ख़रीद रहा है वो ये इम्प्लाइड वारंटी मान के चलता है कि वो जो गुड्स खरीद रहा है सेलर से वो फ्रीडम फ्रॉम चार्ज की कैटेगरी के अंडर आते हैं। इसका मतलब उन गुड्स पर कोई भी लोन क्रिएटेड नहीं है या कोई भी चार्ज क्रिएटेड नहीं है, या वो गुड्स किसी भी लोन के लिए एज अ गारंटी और एज अ श्योरिटी प्रोडक्ट्स नहीं रखे गए हैं, गिरवी नहीं रखे गए हैं, तो ऐसा कोई चार्ज उन गुड्स पर नहीं होना चाहिए। और लास्ट आता है वारंटी एज टू स्पेसिफिक केयर। तो अगर कोई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो सेलर सेल कर रहा है जिनके लिए कोई स्पेसिफिक केयर की ज़रूरत है, या तो वो ईज़िली डिस्ट्रॉयबल हैं, इन्फ्लेमेबल हैं, डेंजरस हैं हैंडल करने के लिए, तो ये सेलर की ड्यूटी बनती है कि वो उन चीज़ों को पहले से ही बता दे, वार्न कर दे बायर को कि इनको ध्यान से हैंडल करना है। जैसे कि मेडिसिन पर लिखा होता है, लेबल्स लगे होते हैं कि नॉट बिलो दिस ईयर ऑफ एज, और कई टॉयज़ पर लिखा होता है कि ये बच्चों की जो चिल्ड्रन के उनसे स्पेस से दूर रखें। इस तरह की चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि ये वारंटीज़ होती हैं जो बायर अज्यूम करके चलता है। तो सेलर को अगर ऐसा कंडीशन दिखता है तो उसको पहले से ही उसको एक्सप्लेन करके रखना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस एंड वारंटीज़ के बारे में था, जिसमें हमने कंडीशंस और वारंटीज़ को पढ़ा, उनका डिफरेंस देखा, और दोनों की इम्प्लाइड कंडीशंस एंड इम्प्लाइड वारंटीज़ के बारे में भी पढ़ा। तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं, और इस चैप्टर को एग्जाम्पल्स के साथ अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो जो जो एग्जाम्पल्स आपकी बुक्स में दिए हुए हैं उनको भी आप क्लियरली इससे डिस्कस कर सकते हैं। ऑनलाइन आप कुछ एग्जाम्पल्स देखना चाहें इन टॉपिक से रिलेटेड तो वो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू।